टाइटैनिक डूबने के करीब 14 साल पहले फ्यूटिलिटी नाम की एक नोवेल में टाइटैनिक के डूबने को लेकर पहले से ही प्रिडिक्शन कर दिया गया था। दरअसल इस नोवेल में टाइटन नाम की एक फिक्शनल शिप की स्टोरी बताया गया जो कि अपनी यात्रा के दौरान डूब जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि टाइटन का साइज भी टाइटैनिक जैसा ही था और इन दोनों के डूबने की वजह भी एक आइसबर्ग ही था। रियल टाइटैनिक और स्टोरी के टाइटन इन दोनों शिप्स को अनसिंकेबल माना जाता था और टाइटैनिक और टाइटन इन दोनों पर ही 20 लाइफ बोट्स मौजूद था। इतने सारे सिमिलरिटीज होने के कारण टाइटैनिक के इंसिडेंट के बाद लोगों ने इस नोवेल में बताए गए टाइटन को टाइटैनिक के प्रेडिक्शन के तौर पर मान लिया। वैसे बहुत से लोगों ने यह भी माना है कि टाइटैनिक को किसी आइसबर्ग ने नहीं बल्कि एक मम्मी ने डुबाया था। इस सब की शुरुआत 1000 BC में हुआ था, जहां इजिप्ट के एक शहर में एक मिस्टीरियस लेडी रहा करता था। उस शहर के लोग उस महिला को एक पुजारन मानते थे, इसलिए उनके नाम के बाद उसकी मम्मी को एक वुडन सार्कोफेगस में रख दिया था। ये जगह 19th सेंचुरी की शुरुआत तक दुनिया से छिपा हुआ था, मगर एक दिन जब आर्कियोलॉजिस्ट को इस जगह की खोज मिली तब जादुई रूप से वो मम्मी बिना किसी सबूत के गायब हो गया। और करीब 2 दशकों के बाद इंग्लैंड के कुछ दोस्तों के ग्रुप इजिप्ट में उस जादुई महिला की मम्मी को ढूंढ निकालता है। उन लोगों ने इसे खरीदने की सोची, मगर इससे पहले कि वो इसे खरीद पाते एक रात पहले ही वो मम्मी अचानक से गायब हो गया। और उसके बाद उस ग्रुप के सभी मेंबर्स के साथ कोई न कोई घटनाएं घटी और उस मम्मी के कैस्केट ने तब से लेकर अब तक बहुत सी लोकेशंस बदली और एंड में वो टाइटैनिक में पहुंच गया, जिसकी वजह से टाइटैनिक भी डूब गया। जब टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 की रात में बड़ी ही शांति से समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसके सभी पैसेंजर सो रहे थे, तब उसी दौरान एक विशाल आइसबर्ग अचानक से उसके सामने आ गया, जो कि अगले 15 घंटे में पूरे जहाज को तबाह करने वाला था। हालांकि अपने जर्नी की शुरुआत में ही टाइटैनिक न्यूयॉर्क नाम की स्टीमशिप से टकराने वाला था, मगर किस्मत से सिर्फ कुछ फीट्स की दूरी से ही वो टक्कर लगने से बच गया। मगर अब सवाल आता है कि इतना बड़ा आइसबर्ग उस बीच समुद्र में आया कहां से? अब साल 1912 की शुरुआत में साउथ वेस्ट ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आइस का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। आइस का ये टुकड़ा करीब 1700 फीट लंबा होने के साथ साथ वजन में करीब 7.5 करोड़ टन का था और ये आइसबर्ग एक बिजी ट्रांसपोर्ट रूट को पार करते हुए दूसरी आइसबर्ग के मुकाबले साउथ में ज्यादा ही दूर पर पहुंच गया। दरअसल इस लैटिट्यूड पर पहुंचते पहुंचते ज्यादातर आइसबर्ग मेल्ट हो जाता है। ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से अलग होने वाले हर 30,000 आइसबर्ग में से सिर्फ केवल 1% ही अटलांटिक ओशन का रास्ता तय कर पाता है, मगर ये आइसबर्ग इतना लार्ज था कि पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ था और यही कारण था कि आर्कटिक सर्कल से लगभग 2400 किलोमीटर दूर पहुंच चुका यह आइसबर्ग अपने आप में ही खास था। महीनों तक पानी में मेल्ट होने के बावजूद भी टाइटैनिक से हुई इस टक्कर के वक्त इस आइसबर्ग का वजन करीब 15 लाख टन था। अब कंपैरिजन के लिए बता दूं कि इस आइसबर्ग के सामने टाइटैनिक का वेट सिर्फ 46,000 टन था। ओशन सरफेस से इस आइसबर्ग की ऊंचाई लगभग 100 फीट की थी। हालांकि जब आप इसे किसी बड़े से समुद्री जहाज में बैठकर इस आइसबर्ग को देखोगे तब आपको ये हार्मलेस ही लगेगा, क्योंकि इस तरह के आइसबर्ग का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे होता है और हम जिसे देखते हैं वो उसका 1/10 पार्ट होता है, जिसके चलते इन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। अब कई लोग मानते हैं कि टाइटैनिक के डूबने का कारण सुपरमून है, क्योंकि इस हादसे से लगभग 3 महीने पहले आसमान में करीब 1400 साल बाद एक रेयर फुल मून इवेंट देखने को मिला था। नॉर्मल कंडीशन में आइसबर्ग साउथ में इतनी दूरी तक मेल्ट किए बिना नहीं पहुंच सकता, मगर सुपरमून की वजह से समुद्र में हाई टाइड जनरेट हुआ और इसने आइसबर्ग को नॉर्मल के मुकाबले और भी तेजी के साथ आगे साउथ में भेज दिया, जहां टाइटैनिक की टक्कर इस बड़े आइसबर्ग से हुआ था। अब अगर वो 2 दिन बाद उस जगह से निकले होते तो शायद ये कभी डूबता ही नहीं था, क्योंकि तब तक ये आइसबर्ग आगे फ्लोट कर गया होता। खैर 14 अप्रैल को जब टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक ओशन से गुजर रहा था तब रात के करीब 11:40 तक इसके पैसेंजर्स को एक झटका लगा। ये फोर्स इतना तेज था कि जो लोग जाग रहे थे वो तो लड़खड़ाए ही थे, लेकिन साथ ही बेड पर जो सो रहे थे वो लोग भी जमीन में नीचे गिर गए। कुछ समय बाद जहाज के सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग दिखाई दिया, जिसने सबके मन में ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर किसी को ये पहले दिखाई क्यों नहीं दिया। अगर हम इस घटना वाले दिन के इवेंट्स को ट्रैक करें
तो हमें पता चलेगा कि टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ द्वारा शाम 6 बजे इसके कोर्स को बदलने का फैसला लिया गया था, क्योंकि उन्हें पूरे दिन से रास्ते में आइसबर्ग्स होने की वार्निंग्स मिल रहे थे। इसके बाद जहाज ने साउथ की तरफ चलना शुरू किया, मगर तब भी इसको स्लो नहीं किया गया और इसकी स्पीड जैसे का तैसा ही था। और रात के 9:40 पर एक और दूसरे शिप ने टाइटैनिक को आगे आइसबर्ग के बारे में जानकारी दी, मगर बदकिस्मती से इस जहाज का वो मैसेज टाइटैनिक तक कभी पहुंचा ही नहीं था। टक्कर के 40 मिनट पहले यानी 11 बजे टाइटैनिक को एक स्टीम शिप द्वारा एक रेडियो मैसेज सेंड किया गया था, जिसमें बताया गया कि वो लोग आइसबर्ग से घिर चुके हैं और उन्हें अपना जहाज रोकना पड़ रहा है। हालांकि बाकी मैसेजेस की तरह इस रेडियो मैसेज को भी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया और करीब 11:35 पर टाइटैनिक के क्रोनेस्ट पर बैठे सेलर को पहली बार आइसबर्ग दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने 3 बार अपने रिंग को बेल किया, जिसका मतलब था कि जहाज के सामने कुछ तो है। इसके बाद जल्द ही इंजिन्स को रिवर्स किया गया, साथ ही सभी वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स को भी बंद कर दिया गया स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए। लेकिन महज 5 मिनट बाद ही टाइटैनिक का स्टारबोर्ड साइड आइसबर्ग से टकरा गया, जिससे इसके मेल रूम में पानी भरना शुरू हुआ और इसी के साथ ही टाइटैनिक के बर्बादी का मंजर शुरू हो गया था, क्योंकि अपना डायरेक्शन न बदल पाने की वजह से इसके आगे के 5 कंपार्टमेंट्स पूरी तरह टूट गए और उनमें तेजी से पानी भरना शुरू हो गया और फिर इसका फ्रंट हिस्सा पानी में डूबने लगा, जिससे इसका बैक पार्ट कुछ समय के लिए वर्टिकली ऊपर उठ गया और देखते ही देखते टाइटैनिक के बीच से 2 टुकड़े हो गए। मगर आखिर इतना बड़ा आइसबर्ग किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया? अब जिस रात ये घटना हुआ था, उस रात ना तो हर तरफ चांद की रोशनी थी और न ही हवाएं चल रहा था और न ही समुद्र में लहरों का नामो निशान था, जिससे आइसबर्ग पर कोई असर नहीं पड़ रहा था और उसको समझना भी उतना ही मुश्किल हो रहा था। जो सेलर्स टाइटैनिक के क्रोनेस्ट में बैठे थे, उनमें से एक के मुताबिक आइसबर्ग का रंग काला था, जबकि दूसरे सेलर्स का कहना था कि आइसबर्ग ब्लैक नहीं बल्कि ग्रे या डार्क ग्रे था। लेकिन एक्सपर्ट्स अभी तक ये सटीक नहीं बता पाए हैं कि एक्चुअल में इस आइसबर्ग का कलर क्या था। अब एक थ्योरी के अनुसार टाइटैनिक ब्लैक आइसबर्ग की वजह से ही डूबा था। नॉर्मली एक आइसबर्ग का कलर व्हाइट होता है, लेकिन जो लोग एंटार्क्टिका में गए हैं उनको मालूम है कि आइसबर्ग का कलर कई तरह के हो सकते हैं। अब आइसबर्ग का कलर ब्लैक भी हो सकता है। अब एक आइसबर्ग का कलर ब्लैक होने के पीछे 2 मेन रीजंस है। पहला, जो आइस एक्सट्रीमली प्योर होता है और उसमें एयर बबल्स और क्रैक नहीं होता, उस पर लाइट स्कैटर नहीं हो पाता और वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हुए हमें ब्लैक नजर आता है। और दूसरा कारण है वोल्केनिक इरप्शन, जिनसे निकली राख आइसबर्ग को काला कर देता है। अब अगर हम इस थ्योरी को गलत मान ले और सोचने लगे कि आइसबर्ग ब्लैक नहीं था, तो भी आइसबर्ग को ना देख पाने के पीछे मेन कलर लाइट ही था। अब हम चीजों को तभी देख पाते हैं जब लाइट उन पर से रिफ्लेक्ट होता है, और अगर कहीं रोशनी कम हुआ तब आप चीजों को मुश्किल से ही देख पाओगे। ओशंस के जो सरफेस होते हैं वो चांद और तारों की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, मगर जब बात एक उल्टे सीधे शेप वाले आइसबर्ग की आती है, तब ये उतना अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता और हमें ऑलमोस्ट ये ब्लैक ही नजर आता है। और उस रात में तो चांद ना होने के कारण आइसबर्ग को ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो गया था, और उसके ऊपर बिना बाइनोकुलर्स के तो इसको ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस रात क्रोनेस्ट में बैठे सेलर्स के पास बाइनोकुलर्स नहीं था, क्योंकि वो पिछले शिफ्ट के क्रू के दौरान बाइनोकुलर्स को लॉकर में रखकर लॉक करके चला गया था और उसकी चाबी भी बदकिस्मती से खो गई थी। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो टाइटैनिक के डूबने का रीजन ऑप्टिकल इल्यूजन को भी मानते हैं। उनके अनुसार उस रात को एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसा था कि उससे सुपर रिफ्लेक्शन होने लग गया था, जिसने आइसबर्ग को कुछ ऐसे छिपा दिया था कि टक्कर के 2 मिनट पहले तक भी कोई उसे देख नहीं पाया। 15 अप्रैल को जब प्रिंस एडलबर्ट नाम के एक जर्मन शिप नॉर्थ अटलांटिक में टाइटैनिक और आइसबर्ग के टकराने वाली जगह से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर से गुजर रहा था, तब उस शिप के कैप्टन को एक अजीब सा आइसबर्ग अपने सामने दिखाई दिया। दरअसल उस आइसबर्ग के निचले हिस्से में एक रेड पेंट का लाइन बना हुआ था, जिसके चलते उन्होंने ये सोचकर उसकी तस्वीर निकाल ली कि शायद उस आइसबर्ग ने किसी जहाज को हिट किया होगा। हालांकि तब तक वो टाइटैनिक के बारे में नहीं जानते थे। पेंट की लाइन देखकर कैप्टन ने डीप सी टेली कम्युनिकेशन केबल की मदद से टाइटैनिक वाले जगह पर हेल्प भिजवा दिया, और बाद में उन्होंने क्लेम किया कि जिस आइसबर्ग को उन्होंने देखा था वो उस एरिया में एक लौता आइसबर्ग था। अब 2015 में आइसबर्ग की इस तस्वीर में से एक तस्वीर करीब 30 लाख रुपीस में ऑक्शन हुआ था, मगर इसके बावजूद एक्सपर्ट्स अभी भी इसको लेकर श्योर नहीं है
कि ये इमेज उसी आइसबर्ग को दिखाती है जो टाइटैनिक से टकराया था। हो सकता है कि ये कोई दूसरा आइसबर्ग हो। डॉरोथी गिब्सन नाम के एक अमेरिकन एक्ट्रेस भी उस दिन टाइटैनिक से यात्रा कर रही थी। वो किसी तरह से जिंदा बच जाती है। जब वो वापस से न्यूयॉर्क आती है तब उसके तुरंत बाद ही सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक नाम की एक मूवी शूट करने लगती है। ये मूवी टाइटैनिक के डूबने के 1 मंथ बाद ही रिलीज हो जाती है और इस मूवी में उन्होंने जो कपड़े और जूते पहने थे वो टाइटैनिक के इंसिडेंट के समय भी पहने थे और शायद इन्हें रियल एलिमेंट की वजह से ये मूवी उस समय हिट हो जाती है। मगर बदकिस्मती से इसकी एक लौती कॉपी में आग जल जाती है। हमने मूवी में तो देखा ही है पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि असल में टाइटैनिक पर कुछ रियल लाइफ स्टोरीज भी देखने को मिलती है। करीब 13 कपल्स ने अपना हनीमून मनाने के लिए टाइटैनिक की ट्रिप ली थी। जब इस बात की घोषणा की गई कि टाइटैनिक डूबने वाला है तब इस पर मौजूद एक महिला ने तो अपने हस्बैंड के बिना लाइफ बोट पर जाने से मना कर दिया। जब उसके हस्बैंड लाइफ बोट पर नहीं जा सके तब उस महिला ने अपना कोट एक मेट को दे दिया और वो अपने हस्बैंड के साथ एंड तक टाइटैनिक पर रहे। टाइटैनिक के डूबने के लगभग 70 साल बाद जाकर कोई रोबोट सबमरीन इसके अवशेषों को खोज पाया है। ये शिपरेक अटलांटिक ओशन में करीब 13,000 फीट नीचे 2 टुकड़ों में मौजूद है। वैसे टाइटैनिक के डिजाइन में भी बहुत सी खामियां थी क्योंकि इसके वाटर टाइट बल्कहेड्स पूरी तरह से सील्ड नहीं थे जिससे कि पानी इसमें तेजी से एंटर कर गया और इसने टाइटैनिक को डुबो दिया। टाइटैनिक में जो आयरन और स्टील लगा हुआ था वो हाई सल्फर कंटेंट ठंडे तापमान और स्पीड की वजह से खराब हो गए थे और अगर ये चीज खराब नहीं होती तो शायद टाइटैनिक इतनी तेजी से पानी में नहीं डूबता बल्कि शायद ये टक्कर के बाद भी तैरता ही रहता। हालांकि अब समुद्र के अंदर बैक्टीरिया की वजह से टाइटैनिक के अवशेष धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सॉल्ट कंडीशन, ओशन करेंट्स और जमा देने वाले टेम्परेचर के अलावा इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने पूरे टाइटैनिक को आने वाले कुछ 10-20 सालों में पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया होगा। वैसे दोस्तों इस आइसबर्ग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।